हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 4 शिफ्टों का समाप्त हो चुका है, तो साथियों जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो चारों शिफ्टों में आपके अधिकतर जो जो टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, आपने देखा होगा कि जो कल 18 दिसंबर के 2 शिफ्टों में पेपर पूछे गए थे और आज के दोनों शिफ्टों में जिस तरह से जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर के पूरे 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक 4 शिफ्टों में लगभग 240 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो साथियों, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हर टॉपिक से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि जो आपके टॉपिक को चेंज किए हैं। तो जिनका एग्जाम 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28 और 29-30 दिसंबर को होने वाले हैं, तो आज की इस क्लास को आप पूरा देख कर जाइएगा। लगभग 110 क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। इन्हीं 110 क्वेश्चन में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं यदि आप इन 110 क्वेश्चन को अपने पेपर में बैठने से पहले तैयार कर लेते हैं तो। क्योंकि साथ ही जो आपके पेपर में सवाल देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल नया पूछ रहे हैं। जो टॉपिक पहले 18 दिसंबर की शिफ्टों में पूछा गया था, सेम आज के दोनों शिफ्टों में भी वही सवाल पूछे गए थे। तो आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हर शिफ्ट में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको 100% जल्दी से देखना चाहिए पूरा क्लास। तो और आपको ये प्रश्न चेक भी करना चाहिए कि किस तरह के सवाल पूछे आ रहे हैं, जो कि आपके सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर के पूरे 60 नंबर के जो कि सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 110 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई क्लास नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे शाम को 7:05 पे। तो डेली आपको क्लास करनी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन डेली का करवाना है, जो आपका पेपर समाप्त होगा उसके आधारित पर। ओके, तो ये देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था, यानी पहले का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रथम भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी कौन है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड जीता? प्रथम भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी कौन है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड जीता? तो हरविंदर सिंह है। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन बना था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपकी शिफ्ट के लिए, इस पे स्टार लगाइए, इसको याद करिए। तो 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर तो सूर्य कुमार यादव बने थे, जो कि मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की उपविजेता टीम कौन सी बनी थी? आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन सी बनी थी? तो विजेता टीम तो अपनी प्यारी भारत टीम थी। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था और उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब रोहित शर्मा जीते थे। और जो पूरे सीरीज के यानी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो पूरे मैच में अच्छा खेला था, वो कौन बना था? सचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर था। इसको भी आप ध्यान देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कॉल करेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टाटा स्टील मास्टर्स विजेता 2025 कौन बने थे? टाटा स्टील मास्टर्स विजेता 2025 कौन बने थे? तो आर प्रज्ञानंदा बने थे। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बताइए, जो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो बरहमी फेल थी। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। इसी पीडीएफ में से लगभग पूरे 75 के 75 क्वेश्चन आपके पेपर मिल जा रहे हैं।
यदि आपके पास कुछ समय बाकी है तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये का हमने कर दिया है। जो जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन पूछे रहे हैं इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस जो करंट अफेयर के 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं तो इसी पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इसी पीडीएफ में कंप्लीट पूरा समझिए क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास अभी एक आध दिन का समय बाकी है तो इस पीडीएफ को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। एक नज़र में आप देख कर ही अपने पेपर में जाकर बैठिए। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज करना, ये पीडीएफ अवेलेबल करा लेना अपने पास। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? आईफा 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 जिम्नास्टिक स्वीडन किसे दिया गया था? लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 किसे दिया गया था? बताएंगे किसे दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, आर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया था? 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? तो 7 लोग को दिया गया था। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एबल अवार्ड क्षेत्रगढ़ी 2025 में किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे। एबल अवार्ड क्षेत्रगढ़ी 2025 में किसे प्रदान किया गया था? तो मासाकी काशीबीरा को दिया गया था। तो 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला 2025 में किसे दिया गया था? प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 में किसे प्रदान किया गया था? तो लियू जियाकुन को दिया गया था। ओके, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया था? टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया था। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 45वां 2025 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछ देगा। 45वां 2025 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। एसीओ सम्मेलन 2025 यानी संघाई सहयोग संगठन कहाँ आयोजित हुआ था? एसीओ सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो तियानजिन चीन में किया गया था। तो इस सवाल के ऑप्शन है आपके राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आसियान शिखर सम्मेलन 45वां 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? सारे आपके सम्मेलन के सवाल करा देंगे, कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन 45वां 2025 ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ था। तो इस सवाल के सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को सम्मेलन 47वीं बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? यूनेस्को सम्मेलन 47वीं बैठक 2025 कहाँ पर हुआ था? तो ये सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ हुआ था? 10वां रायसीना डायलॉग 2025 ये हुआ था नई दिल्ली शहर में। ओके, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा। जितने हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली के सवाल है पेपर में पूछ ले जा रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन आप लगभग जो हम 50 से 100 के बीच कराएंगे 60, तो वो सवाल आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। भारत कलिंग सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? भारत कलिंग सम्मेलन 2025 ये हुआ था मुंबई शहर में। ओके, तो ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चर्चा में चल रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में चल रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। ओके, तो इस सवाल के ऑप्शन है आपके राइट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राजील देश में हुआ था। ओके, तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बैंक के वर्तमान व प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान व प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करेंगे। मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में की जा सकती है। तो इस सॉल्व के डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। वर्ष 2000 में 48वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को किया गया था। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 1290 से लेकर 1320 की अवधि के दौरान किस राजवंश ने शासन किया था? 1290 से लेकर 1320 की अवधि के दौरान किस राजवंश ने शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने 1903 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की? 1903 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि बंगाल का विभाजन भी 1905 में इसी ने किया था। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर है। अगला सॉल्व को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनडी मैरिनो ने नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, कुतुब मीनार ये किस वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो कुतुब मीनार एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हल करेंगे। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध स्मारक था आराम बाग ये बाबर द्वारा बनवाया गया था, तो यह मौजूद किस राज्य में स्थित है इस टाइम? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 को हल करेंगे। और साथियों आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि देखिए सुबह आपको 9 बजे हम पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो करवा दे रहे हैं। तो सुबह 9 बजे क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और शाम को जो हम 7:05 पे आपको प्रोवाइड करें, जो आपके दोनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो जरूर से नोटिफिकेशन को आप ऑन करके। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा? भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो ये भाग 9 में किया गया है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 131 के जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसके मूल क्षेत्राधिकारी को भारतीय संविधान के तहत परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 131। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व बाघ दिवस तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? दिल्ली पुलिस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक पंचवर्षीय योजना, लगभग एक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल देखने को मिल रहा है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे।
भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 6% थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ गई थी? तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ गई थी? तो साथियों ये क्लास आपको पूरा जरूर देखना है। अपने पेपर में बैठने से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर करके जाना ही जाना है, क्योंकि आज का ये क्लास समझिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हमने ऐड कर दिया जो आपके पेपर में मोस्टली पूछे जा रहे हैं। ओके, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? जितने टाइप के आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं, जो अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट सवाल, सारे टॉपिक से लगभग 3-3, 4-4 सवाल ऐड कर दिया हमने। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था। ओके, अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया? तो किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया था? तो ये 1951 की जनगणना में। डी ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। किस तैराकी स्पर्धा में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं? किस तैराकी स्पर्धा में तैराकी पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं? तो बैक स्ट्रोक में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। तैराक की लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए, तैराक की लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो 2.13 मीटर होती है। ओके, ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से जुड़ा हुआ है? ड्रिबल शब्द ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बास्केटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई फीट में कितनी होती है? तो अप्रॉक्स 5.1 फीट होती है। ओके, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कुमी काटा सिनताई शब्द एक किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको याद करिएगा। कुमी काटा सिनताई शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और जो आज हमने सुबह आपको एक क्लास दिया था लगभग 100 क्वेश्चनों का, और दोपहर में जो रीजनिंग का पूरे पेपर का हल दिया था उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के सारे सवाल वहीं से पूछे रहे, 25 के 25 क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था? डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो था भारत की संसद में पेश किया गया था 2010 में। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी तो भारत ने ही किया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करेंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी। ओके, तो बी ऑप्शन इस साल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत भारत सरकार का सहयोगदान कितने साल के लिए उपलब्ध है? अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान पूरे 5 साल के लिए उपलब्ध है। ओके, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल ये किस संगठन से संबंधित है? पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल यानी पीओईएम किस संगठन से संबंधित है? तो ये इसरो से संबंधित है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इस के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या पूछा था। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मध्य प्रदेश की है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। अदिति मंगलदास ये किसके शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में ये प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं? तो अदिति मंगलदास ये कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना है और कोरियोग्राफर भी हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इज सॉल्व का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। उड़ीसा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहते हैं? आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, याद करिएगा। उड़ीसा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहते हैं? तो गोटी पुआ बोलते हैं। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान किससे मिला है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान किससे मिला है? तो हिंदू भगवान विष्णु भगवान जी से मिला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को बताएंगे। उगादि किसके अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु त्यौहार है? तो उगादि तो भाई जो है तेलुगु नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला एक तेलुगु त्यौहार है। तो ध्यान दीजिएगा, नया साल आ रहा है तो तेलुगु में भाई उगादि इसके अवसर पर मनाया जाता है नववर्ष में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एटीपी को किसने विकसित किया है? ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल को विकसित किसने किया है? तो डगलस टी रॉस ने की है। ये कंप्यूटर के सवाल हैं। ओके, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। डैश कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर जो होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो कि संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने को देता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को याद करिएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर काम करता है? उसका नाम क्या है? तो ग्राफिक्स टैबलेट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक लीवर है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? तो वो जॉयस्टिक है। ओके, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा साथी, हर एक क्वेश्चन आपको याद करना है। आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज यानी सिलेक्टेड रेंज के सबसे ऊपर सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? बताइए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? MS पावरपॉइंट 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है। तो वो .pwpt ये एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक एग्जाम्पल यानी एक टाइप प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा, देखिए राइट है, जस्टिफाई है, सेंटर है, लेकिन प्रीसाइज नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। सर टिम बर्नर्स ली ने एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया था? बताइए। सर टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष में किया था? तो 1989 में किया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो डीबेस है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को हल करेंगे। विंडो 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज लोगो की +L का उपयोग किया जाता है, कैपिटल L का। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 को हल करेंगे।
नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन था? यानी जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी NCSA, इसके द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन था? तो मोजैक था। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कॉल करेंगे। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। तलत अजीज मुख्य रूप से एक कौन से गायक हैं? तलत अजीज मुख्य रूप से एक गजल गायक हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जेकानिया बने थे। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? भाई इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में ना, आप चेक कर रहे होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 48 नंबर की भारत थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 को हल करेंगे। किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टपुट में। सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। ड्रेसेस शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रेसेस शब्द का संबंध किससे है? तो ये घुड़सवारी से है, ड्रेसेस शब्द का संबंध। ओके, ऑप्शन ई सॉल्व के परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो RC दत्त थे। तो भाई सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन इस का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को हल करेंगे। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है बताएंगे? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? वातापी चालुक्य ये किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? तो कदंब के थे। डी ऑप्शन इस का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। बृहत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है? बृहत संहिता ये किस विषय का ग्रंथ है? तो ये खगोल का यानी एस्ट्रोनॉमी का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 को हल करेंगे। गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? गढ़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कन्नौज क्षेत्र पर। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? जो अरब यात्री था सुलेमान ये किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो ये 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था जो अरब यात्री सुलेमान था। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? पाल वंश के शासक किस धर्म के संरक्षक थे मुख्यतः भाई? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के। ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 को हल करेंगे। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण ये हुआ था 1398 में। ओके, तो ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 को हल करेंगे। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? जो सुल्तान था इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान था जिसे उसे सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान को उसके सिंहासन में पर से किस वर्ष में हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था। तो इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? तो निजाम उल मुल्क जुनैदी था। नाम याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क जुनैदी था। ओके दोस्त, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। निम्नलिखित में खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को हल करेंगे। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान तो इब्राहिम लोधी था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जितने युद्ध है आप याद कर लीजिएगा, सवाल डायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे प्लासी युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, खानवा युद्ध किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हो रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं पेपर में। कल की शिफ्ट में जरूर सवाल पूछे जाएंगे। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ध्यान रखिएगा, आलमगीर सेकंड था। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को हल करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। लेकिन पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और तो शायद किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को हल करेंगे। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? दिल्ली में जो स्थित हुमायूं का मकबरा है किसके द्वारा बनाया गया है, बताएंगे? तो बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 को हल करेंगे आप लोग। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 को हल करेंगे। बेदरा की युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? बेदरा की युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1759 में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को हल करेंगे। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ होता था? तो राजस्व कार्य होता था। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 को हल करेंगे। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो बरार ये राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था, इमाद शाही वंश। ओके, ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को हल करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो HP ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट थे। डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएंगे, नाम याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को हल करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो खंड जो सी है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल के परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। खंड सी नहीं भाई, खंड आपका डी है, शायद डी है आपका, बिल्कुल याद रखिए। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, इनमें कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आपको घूमने का अधिकार गारंटी देता है? तो ये खंड डी में है, सी नहीं डी में है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को हल करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 45 के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? बताइए किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? अनुच्छेद का कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 समूह जो ये आपका है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है, इसे याद करिएगा। प्लस भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 47 करता है।
ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? तो पूरे 5 प्रकार के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके दोस्त, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसा क्लास आपके लिए कोई दे ना रही, पूरे सब्जेक्ट का हम आपको क्लास डेली देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 1978 में हटा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 को हल करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? इनमें से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो प्रस्तावना को नहीं लागू किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी नहीं, मौलिक कर्तव्य को भी नहीं, तो केवल मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इनमें से संघ की कार्यपालिका का हिस्सा कौन नहीं है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यही नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को हल करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 107। भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया? तो 1963 में स्थापित किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 कॉल करेंगे। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? गरीबी के आकलन में किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 109। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था और 61 में समाप्त हो गया था। तो इस योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो पूरे 3 प्रकार के। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 110। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वला योजना। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 110 क्वेश्चन ये पेपर के लिए आपके पूरे कंप्लीट हो चुका है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं, इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको इजाफा देखने को मिलेगा, बहुत नंबर आप स्कोर करेंगे अपने पेपर में। तो इसलिए अपने पेपर में बैठने से पहले आज के इन 110 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लगातार आप सभी बीच क्लास आएगी, जो पूरे दिन का पेपर होगा उसके आधारित पर शाम को हम आपके लिए सोल्यूशन करवाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए आप एग्जाम डेट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और हाइप है, हाइप आप लोग दिया कीजिए। ओके, कमेंट सेक्शन में हाइप देखेंगे लिखा रहेगा, उस पर आप जरूर टाइप किया कीजिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। तो और कल 9 बजे क्लास आएगी, अपने पेपर में जाने से पहले उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।